पेश है कहानी यंत्र मानव का 10वां हिस्सा। उस शख्स ने रंजीत से कहा, मेरे पास एक प्लान है। मैं आपको और पीटर को यहाँ से निकाल सकता हूँ। उसकी बात पर रंजीत कहने लगा, मगर कैसे? और मुझे निकालकर तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? इस पर वो शख्स बोला, रंजीत साहब, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। आपने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया था, इसलिए आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपकी वजह से ही मेरे बेटे की जान बची थी। आप अगर उस दिन पैसे ना देते तो मेरे बेटे का ऑपरेशन ना हो पाता। उसकी इस बात पर रंजीत को थोड़ा सा कुछ याद आया। वो उस अनजान शख्स को पहचान गया। कहने लगा, रामदयाल, ये तुम हो? वो बोला, जी साहब, मैं हूँ। रंजीत कहने लगा, रामदयाल, तुम बहुत सही वक्त पर आए हो। हमें यहाँ से कैसे निकालोगे? रामदयाल बोला, कल यहाँ से कुछ कैदियों को नई जेल में भेजा जाएगा। जाने वाले कैदियों की लिस्ट में आप दोनों का नाम भी है। यहाँ से जब आप लोग प्रतापगढ़ के इलाके में पहाड़ियों के पास पहुँचेंगे, तब वहाँ हमारे कुछ आदमी जो पहले से मौजूद होंगे, वो आप दोनों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लेंगे। फिर आप आज़ाद हो जाएंगे। रंजीत कहने लगा, तुम्हें ये जानकारी कैसे मिली? रामदयाल ने कहा, अपने धंधे में हर जगह पहचान बनाए रखना, अपने जासूस हर जगह बनाए रखना आपसे ही सीखा है साहब। खैर, अब मैं चलता हूँ। अब परसों हमारी आपसे मुलाकात होगी। ये कहकर रामदयाल वहाँ से चला गया। रामदयाल के जाने के बाद रंजीत के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। पीटर कहने लगा, ये क्या चक्कर है और ये नया साथी कौन है? इस पर रंजीत ने पीटर को बताया, ये नया साथी नहीं बल्कि बहुत पुराना साथी है। एक बार किसी काम के कारण मैं शहर से बाहर जा रहा था। मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। मामूली चोट आई थी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। समस्या ये खड़ी हो गई कि जहाँ मैं जा रहा था वहाँ जाएगा कौन, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा था वहाँ पर जान जाने का भी खतरा था। पुलिस का पहरा चारों ओर था। अब मैं सोचने लगा कि अपने इस काम को कैसे पूरा करूं। मेरे पास तमाम साथी थे, लेकिन मैं अपने किसी साथी को वहां नहीं भेज सकता था। मुझे उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि पुलिस के हत्थे मेरे साथी चढ़ें। एक बार पुलिस को सुराग मिल जाता है तो वो मामले की तह तक ज़रूर पहुंचती है। इसलिए मैं कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता था। खुद उस जगह पर जा रहा था, मगर डॉक्टर के कहने पर मुझे बेड रेस्ट लेना पड़ा और मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। लेकिन उसी समय मेरे कानों में किसी गिड़गिड़ाते हुए इंसान की आवाज़ पड़ी। ये रामदयाल ही था, जो अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से गुहार लगा रहा था। उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी बेबसी देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया और फिर मैंने रामदयाल को पैसे दे दिए और उसके बदले में अपना काम करवाया। रामदयाल ने मेरा काम बखूबी निभाया। मैं अपना काम निकाल कर वहाँ से चला गया, लेकिन रामदयाल मेरा एहसान मानता रहा। मैंने उसे अपने छोटे मोटे कामों के लिए रख तो लिया था, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं जानता था कि ये रामदयाल मेरे लिए इतना काम आएगा। खैर, जो भी हो, अब देखते हैं कि परसों ये अपने मंसूबे में कामयाब होता है या नहीं। पीटर कहने लगा, हाँ, मुझे भी परसों का इंतज़ार है। दोनों खुशी खुशी उस रात बातें करते हुए सो गए। दूसरा दिन भी उन लोगों ने जैसे तैसे काट दिया और उसके अगले दिन वो वक्त भी आ गया जिस दिन वो लोग उस जेल से नई जेल में शिफ्ट किए जाने वाले थे। उस दिन सुबह सुबह ही पुलिस ऑफिसर ने सभी कैदियों को ग्राउंड पे बुलवाया और अपने हाथ में ली हुई लिस्ट को देखकर एक एक कैदी का नाम लेने लगा। उसने धीरे धीरे करके 100 कैदियों को उनमें से अलग किया। चुने गए 100 कैदियों में पीटर और रंजीत भी थे। उसने चुने हुए कैदियों को अलग अलग गाड़ियों में बैठाया और फिर
वहाँ से उन गाड़ियों को रवाना कर दिया। कैदियों की गाड़ियों के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई थीं। ढेर सारी गाड़ियाँ तेज रफ्तार से आगे की ओर निकलती चली जा रही थी। किसी कैदी को ये नहीं मालूम था कि उन्हें कितनी दूर जाना है। सबको ये अंदाज़ा तो था कि उन्हें किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाना है, मगर कहाँ ये कोई नहीं जानता था, सिवाय पीटर और रंजीत के। वो जैसे जैसे अपने शहर को पीछे छोड़े दे रहे थे, वैसे वैसे खुशी के मारे उनके चेहरे खिलते चले जा रहे थे। उन्हें तो बस इंतज़ार था प्रतापगढ़ की पहाड़ियों का। 5 घंटे लगातार गाड़ी चलने के बाद एक जगह पर पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी। 10 मिनट का समय लेकर उन लोगों ने नाश्ता पानी किया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़े और तेज़ रफ्तार से चलते हुए वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। इस तरह से सारा दिन बीत गया और शाम के 7 बज गए। अब वो लोग प्रतापगढ़ की सीमा के करीब थे। उन्होंने जैसे ही प्रतापगढ़ की सीमा में प्रवेश किया, रंजीत और पीटर के चेहरे खिल उठे। दोनों बहुत खुश थे। अब दोनों के अंदर बेचैनी भी थी कि किस तरह से उनको वहाँ से छुड़ाया जाएगा। आगे पीछे इतने ज़्यादा पुलिस वाले हैं, क्या रामदयाल उन्हें छुड़ा पाएगा? ये सवाल उनके मन में कौंध रहा था, मगर वो आपस में बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके अलावा दूसरे कैदी भी वहाँ मौजूद थे। खैर, उनके पास इंतज़ार करने के सिवा और कोई दूसरा चारा न था। धीरे धीरे वो लोग प्रतापगढ़ की पहाड़ियों के करीब भी आ गए और जैसे ही वो प्रतापगढ़ की पहाड़ियों के करीब आए, उनके दिल तेज़ी से धड़कने लगे। गाड़ियाँ अभी चल ही रही थी कि तभी ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाई। सभी देखने लगे कि गाड़ियाँ क्यों रुकी हैं। पीटर और रंजीत को भी ये लगने लगा कि रामदयाल यहीं कहीं होगा। उन लोगों ने देखा तो आगे पुलिस वाले बताने लगे कि रास्ते में कुछ पेड़ और चट्टानें गिरी हुई हैं, जिन्हें हटाना पड़ेगा, तभी गाड़ियाँ आगे जा पाएंगी। पीटर और रंजीत को लगा कि ये सब कुछ रामदयाल का ही किया हुआ है। वो अभी ये सोच ही रहे थे कि तभी तेज गोलियों की बौछार होने लगी। गोलियों की आवाज़ सुनकर पीटर और रंजीत समझ गए कि रामदयाल आ गया है। ढेर सारे आदमी जो कुछ पहाड़ियों पर और कुछ सड़क के नीचे जाती हुई खाइयों में छुपे हुए थे, वो निकलकर अब सड़क पर आ गए थे। उन्होंने एक के बाद एक पुलिस वालों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। पुलिस वाले भी चौकन्ने थे। उन लोगों ने भी जवाब में फायरिंग की। अब दोनों में मुठभेड़ होने लगी। कभी कोई पुलिस वाला घायल होता तो कभी गोली चलाने वाले। पीटर और रंजीत जानते थे कि ये रामदयाल ही है। रामदयाल अपने साथियों के साथ काफ़ी तेज़ी से उन पर गोलियों की बौछार कर रहा था और फिर आगे बढ़ते हुए वो एक एक गाड़ी को खोलने लगा। उसे नहीं मालूम था कि किस गाड़ी में पीटर और रंजीत बैठे हुए हैं, इसलिए उसने एक एक करके सभी गाड़ियों को देखा। गाड़ियां खुलते ही सारे कैदी वहां से भाग निकलने लगे। रामदयाल पीटर और रंजीत की गाड़ियों को ढूंढते हुए एक एक पुलिस वालों को मारते जा रहा था। वो उन्हें ढूंढते हुए उनकी गाड़ी के पास भी आ गया। उसने पीटर और रंजीत की गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उसमें बैठे सारे कैदी वहां से भाग गए। केवल पीटर और रंजीत ही गाड़ी में बैठे रहे। फिर रामदयाल पुलिस की गाड़ी में सवार हो गया और उस गाड़ी को स्टार्ट करके पीटर और रंजीत को भी उसमें बैठा लिया और वहां से भाग निकला। ये नज़ारा देखकर पुलिस वालों ने गोलीबारी और तेज कर दी और जवाब में रामदयाल के साथियों ने भी। इस तरह से वहां पर ढेर सारी जानें गईं। कई पुलिस वाले मार दिए गए और कई रामदयाल के साथी भी मार दिए गए। कुछ पुलिस वाले बचे थे तो वो पीछा करते हुए रामदयाल पर गोलीबारी करने लगे। रामदयाल भी जवाब में उन्हें गोली मारता। उसने कुछ गोलियां पीटर और रंजीत को भी दी। रिवॉल्वर में गोलियां डालकर वो लोग भी जवाबी फायर करने लगे। इस तरह से उन दोनों में मुठभेड़ जारी थी। काफ़ी देर तक चलती हुई इस मुठभेड़ में
एक गोली जाकर रामदयाल के सिर पर लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मगर रामदयाल गाड़ी चला रहा था, इस वजह से उसकी मौत होने पर गाड़ी नीचे खाई की ओर उतरने लगी। अब ये देखकर पीटर और रंजीत के होश उड़ गए। उन्होंने गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर गाड़ी उनसे कंट्रोल ना हुई। गाड़ी नीचे खाई में उतरती चली गई। पहाड़ी एरिया में ऊंची ऊंची खाई थी और ये देखकर पीटर और रंजीत घबरा गए थे। उनके लाख कोशिशों के बावजूद गाड़ी उनसे कंट्रोल ना हो सकी, तो पीटर और रंजीत तेजी से उस गाड़ी से उतर गए। गाड़ी तो खाई में गिरकर जलकर राख हो गई, मगर पीटर और रंजीत की जान बच गई। अब उन्हें पुलिस वालों से अपनी जान बचानी थी। पुलिस वालों से भागते हुए वो पहाड़ियों के दरमियान से निकलते निकलते जंगलों में आ गए और वहाँ से जंगल और झाड़ियों का फ़ायदा उठाते हुए वो पुलिस की गिरफ्त से काफ़ी दूर निकलते जा रहे थे। मगर पुलिस वालों ने भी उनका काफ़ी दूर तक पीछा किया। भागते भागते पीटर और रंजीत एक नदी के पास पहुंच गए और वहां पर उन्हें एक नाव भी दिखी। पुलिस से बचने के लिए उन लोगों ने नाव में बैठकर वहां से भागना सही समझा और उन लोगों ने यही किया। वो नाव लेकर नदी के सहारे वहां से भागने लगे। पुलिस वालों के पास ना तो कोई नाव थी और ना ही वहां पर कोई दूसरी ऐसी चीज़ जिससे वो उनका पीछा कर सके। इसी बात का फ़ायदा उठाकर पीटर और रंजीत नाव में सवार नदी के बीचों बीच आ गए। नदी का बहाव भी ऐसा था कि नाव काफ़ी तेज़ रफ्तार से बह रही थी। वो लोग नाव में बहते हुए पुलिस वालों की नज़रों से काफ़ी दूर निकल चुके थे। जब तक पुलिस वाले करीब आते तब तक वो लोग बहुत दूर चले गए थे। अंधेरे में पुलिस वालों को ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं आया। वो नहीं समझ पाए कि पीटर और रंजीत गए कहाँ। वो लोग इधर उधर एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। जब उन्हें पीटर और रंजीत नहीं मिले तो थक हार कर वो वापस चले गए। इधर रंजीत और पीटर नाव में सवार किसी अनजान मंजिल की ओर चलते चले जा रहे थे। पीटर ने रंजीत से कहा, रंजीत, अब हम लोग कहाँ पर जाएंगे? पता नहीं दोस्त, पुलिस की गिरफ्त से तो हम छूट गए, मगर अब कहाँ जाना है इसके बारे में हम लोग इत्मीनान से सोचेंगे। अभी तो यूँ समझ लो कि हम लोग लौट कर शहर तो जा नहीं सकते, और दूसरा हमारा कोई साथी भी नहीं बचा जो हमें यहाँ से बाहर निकाले। रामदयाल भी मारा जा चुका है और अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। अब हमें ही कुछ सोचना होगा। यही सब बातें करते हुए वो नाव में बहते हुए बहुत दूर तक निकल आए थे। उस नाव में बैठे बैठे उन लोगों को नींद आने लगी और फिर धीरे धीरे वो दोनों लोग सो गए। उन्हें पता ही ना चला कि वो सोते हुए नाव में बहते बहते कहाँ से कहाँ आ गए थे। जब सुबह हुई तब रंजीत की आंख खुली। वो उठकर बैठ गया। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। चारों ओर उसे पानी ही पानी नजर आ रहा था। ये देखकर वो थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने तुरंत पीटर को जगाया। पीटर भी उठकर बैठ गया। दोनों लोग अब हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। उन्हें चारों ओर पानी ही नजर आ रहा था, किनारा कहीं मिल ही नहीं रहा था। रंजीत कहने लगा, यार, हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब हम लोग ऐसे कब तक बहते रहेंगे? यहाँ तो दूर दूर तक ना कोई दूसरी नाव दिख रही है और ना ही कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम नाव को रोक सकें। कोई भी टापू नहीं है यहाँ पर। इस पर पीटर कहने लगा, मुझे भी यही लगता है कि हम लोग किसी महासागर में आ गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे यार? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पीटर ने कहा, अब जो कुछ भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। पहले हमें कोई अच्छी सी जगह मिले, लेकिन अगर जगह ना मिली तो फिर हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे किसी के आने का इंतज़ार करेंगे। मगर कब तक? तब तक जब तक कि कोई हमें ले नहीं जाता। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? हमें कब कोई ले जाएगा? किसी को पता भी होगा कि हम यहाँ पर हैं? किसी न किसी को तो पता होगा।
वो दोनों आपस में ऐसे ही एक दूसरे से बहस करते रहे। फिर रंजीत ने पीटर से कहा, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। हम लोगों को शांति से बैठकर सोचना चाहिए। अगर हम लोग डरेंगे तो डर के मारे ही हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। पहले अपने दिमाग को काबू करना होगा। हम लोगों को एक एक कदम फूंक कर रखना है। इस पर पीटर कहने लगा, अब क्या फूंक कर कदम रखना है? हम लोग खुद ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ पर सिर्फ मौत ही हमको मिल सकती है। यहाँ ना खाना है और ना पीने लायक पानी। ये कहकर पीटर चुपचाप वहीं बैठ गया। रंजीत भी खामोशी से अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। अंदर से वो भी परेशान था कि आखिर अब वो करेगा क्या। सारा दिन वो लोग इसी तरह नाव में बहते रहे। कहानी में आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं यंत्र मानव और समीर के पास, जो सुबह सुबह अपनी लैब में अपने अपने काम में लगे हुए थे। समीर वहाँ की चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था और यंत्र मानव समीर के लिए दूसरे इंतजाम कर रहा था। समीर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर हो गया। उसके दिमाग में पुरानी चीज़ों का ख्याल आ गया। उसकी माँ की उसे याद आ गई। उसने किताबें बंद कर दी और वहाँ से उठकर ऊपर बंगले की ओर चला गया। थोड़ी देर चहलकदमी करने के बाद वो दोबारा नीचे आया और चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके मन में उदासी थी। ये देखते हुए यंत्र मानव ने उससे कहा, क्यों उदास हो समीर? क्या फिर से तुम्हें माँ की याद आई? समीर ने कहा, हाँ, मुझे माँ की बहुत याद आती है। काश कुछ ऐसा हो पाता कि बीते हुए वक्त को मैं दोबारा जी पाता तो कितना अच्छा रहता। यंत्र मानव कहने लगा, मगर जो हम सोचते हैं वो होता नहीं। पुरानी बातों को सोचकर कभी भी अपने मन को परेशान मत करो। अगर कुछ याद करना ही है तो मीठी यादें याद करो, जिससे तुम्हारा मन भी सुकून में आ जाए। और अब पढ़ाई पे ध्यान दो ताकि तुम वो कर सको जो इस दुनिया में पहले या अभी तक कोई नहीं कर पाया। तुम अपनी इस चीज़ से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हो। समीर कहने लगा, ये सब कुछ मुझे मालूम है, मुझे बार बार मत बताओ। मैं जानता हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरा भी दिमाग है और मैं भी थकता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा यूं ही बैठ गया हूँ। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी लैब में लगी हुई टीवी में न्यूज़ चलने लगी। न्यूज़ में बताया गया कि रंजीत और पीटर समेत 100 कैदियों को किसी ने रिहा कर दिया। गोलीबारी हुई और ढेर सारे पुलिस मारे गए। न्यूज़ में गायब हुए कैदियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई। उस लिस्ट में पीटर और रंजीत का नाम देखकर समीर कहने लगा, ये दोनों भी भाग निकले, मगर ये दोनों गए कहाँ होंगे और किसने इन दोनों को भगाया होगा? इस पर यंत्र मानव कहने लगा, ज़रूरी नहीं कि इन्हीं को किसी ने भगाया हो। 100 कैदियों में से किसी भी कैदी का कोई साथी उन्हें छुड़ाने आया होगा, जिसके सहारे सारे कैदी भाग गए होंगे। या ये भी हो सकता है कि पीटर और रंजीत का कोई साथी रह गया हो जो उन्हें छुड़ाने आया हो। कोई भी कैदी मिला नहीं है, न पीटर और रंजीत और ना ही दूसरे कैदी। पीटर और रंजीत कहाँ गए होंगे? समीर के पूछने पर यंत्र मानव ने कहा, गए कहाँ होंगे? वो जहाँ तक भी चल सकते हैं वहाँ तक गए होंगे। अब उस इलाके में न जाने वो कहाँ चले गए हों। इतना बड़ा इलाका है, कहीं भी छुप सकते हैं वो। और ये ज़रूरी भी नहीं कि वो वहीं कहीं हो सकता है कि कोई उन्हें छुड़ाने आया हो और उनको छुड़ाने वाला वहीं पर नहीं बैठा रहेगा, वहाँ से कहीं दूर निकल जाएगा। तो क्या वो लोग शहर छोड़कर चले गए होंगे? शहर क्या, वो लोग देश छोड़ने की भी तैयारी कर रहे होंगे। खैर, पुलिस ने इन सब चीज़ों में अपना आइडिया लगा रखा है और जगह जगह पर पुलिस तैनात कर रखी है, सिक्योरिटी कड़ी है। अब देखना यह है कि पीटर और रंजीत कहाँ जाते हैं। मैं चाहूँ तो जाकर वहाँ देख सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर वो लोग होंगे नहीं, क्योंकि इंसानी फितरत को मैं अच्छे से समझता हूँ। खतरों के समय वो लोग उस जगह से दूर होते हैं जहाँ उन्हें खतरा लगता है। ये कहते हुए उन लोगों ने अपनी बात ख़त्म की। अब समीर मन ही मन सोचने लगा, आखिर वो दोनों लोग क्या कर रहे होंगे। समीर नहीं जानता था कि रंजीत और पीटर
किसी अनजानी मंजिल की ओर जा रहे थे। उन्हें खुद नहीं मालूम था कि वो कितनी देर तक ऐसे चलते रहेंगे। पीटर और रंजीत नाव में बहते हुए न जाने कितनी दूर निकल आए थे। वो सारा दिन उसी नाव के सहारे पानी में बहते रहे। दिन बीत गया और रात शुरू हो गई। फिजाओं में अंधेरा छा गया। सिर्फ खुला आसमान और नीचे समुंदर, और समुंदर के ऊपर रंजीत और पीटर एक नाव के सहारे चलते चले जा रहे थे। उन दोनों को नींद आई। वो लोग सो गए और सोते सोते उन्हें पता ही ना चला कि वो कितनी दूर निकल आए हैं। मगर अगली सुबह जब दोनों की आँख खुली तो उन लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो लोग एक टापू पर आ गए थे। नाव एक जगह पर अटकी हुई थी। वो लोग खुशी के मारे वहाँ पर उछलने कूदने लगे। अब रंजीत ने पीटर से कहा, हम लोग अब इस देश को छोड़ देंगे। किसी भी तरीके से हम यहाँ से बाहर निकल आएंगे। अब हमें बचते हुए यहाँ से निकलकर शहर की ओर जाना होगा। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जल्द आपकी खिदमत में पेश करूँगा। कहानी के बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। गुड बाय।